ओके, सो सॉरी फॉर दैट कि हम क्लासेस नहीं ले पाए बिकॉज़ ऑफ बैड हेल्थ। बट कोई बात नहीं, जितने दिन हैं हम उतना कंटिन्यू रखेंगे और अब से डीएवी के क्लासेस रेगुलर चलेंगे। तो आप सबको रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लोगों तक हम पहुंच सके, प्लस आपको हेल्प कर सके। बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेरीज़ भी थे, वो क्वेरीज़ पे हम बात करें अभी थोड़ा-सा, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों ने बोला, एस्पायरेंट्स ने बोला कि हमें इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर करवा दो, पीआरटी के लिए, एनटीटी के लिए। बहुत सारे बच्चे ने अलग-अलग पोस्ट के लिए रखा है, असिस्टेंट एलडीसी के लिए, एलडीसी के लिए। सो एक बात बोल दूँ कि इसके लिए ना आपको खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैंने बार-बार आपको कहा है कि आप अपना सब्जेक्ट्स के जो भी कोर्सेज़ हैं, उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लो। आपने जिस पोस्ट के लिए डाला है, तो उस पोस्ट में एक्चुअली होता क्या है? कौन से टॉपिक्स रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं, उस पे ध्यान दीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा, तो हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि पोर्शंस में क्या-क्या एक्चुअल हो सकता है। अभी के लिए एनटीटी, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी और जो भी छोटे-मोटे पोस्ट हैं, टीचिंग पोस्ट्स हैं, उनके लिए बोल दूँ, इस बार का जो एग्ज़ाम है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए है, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पे हमें एक रैंक कार्ड मिलने वाला है। तो उस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लिखना है हमें। और क्वेश्चन पेपर में क्या-क्या रहेगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने क्या किया है, ओनली व्यूज़ के लिए ना बार-बार एक ही चीज़ को थोड़ा-सा चेंजेस आते हैं, बार-बार करते हैं वीडियोज़। सो मैं वैसे नहीं कर पाती और मुझे ना ही करना है। सो मैं खुद एक टीचर हूँ एंड एस्पायरेंट भी हूँ, आप जैसे ही प्रिपेयर करो हायर लेवल्स के लिए। तो इस बार का मेरा जो एनालिसिस बोलता है कि पहले से हम जो भी बात कर रहे थे, एनालिसिस है, प्रीवियस मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखा हुआ है। अगर आपने प्रिपरेशन लेना चाहते हैं पीजीटी पोस्ट्स के लिए, तो अपना कोर पोर्शंस जो भी है, मतलब अपना जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उस पे अपना पूरा क्लियर कर लो, प्लस 2 लेवल का पहले क्लियर कर लो। एंड मेन टॉपिक जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, जेनेटिक्स हो गए, सेल बायोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, हेल्थ डिजीज़ हो गए, सो और फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स को प्लस 3 लेवल्स के भी पैटर्न में आप थोड़ा-सा डिटेल पढ़ लें। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? जो बच्चे यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये ईज़ी रहेगा, तो आप उस लेवल तक का प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैम उस लेवल तक का भी हमारे पास अभी समय नहीं है क्योंकि और 15 दिन है, तो हम क्या करें? तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम अभी जितना है उतने में प्रिपेयर करते हैं। वरना क्या हो जाएगा, हम डरते-डरते एग्ज़ाम देंगे, ना ही प्लस 3 का कुछ होगा, ना प्लस 2 का क्लियर हो सकेगा। तो प्लस 2 फंडामेंटल में जितना भी पोर्शन है उसको टीट बीट एनसीईआरटी के एक-एक लाइन पढ़ लो। उसके साथ जो टीजीटी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मैं यही बात बोलूँगी, आप 6 टू 10 तक का, 11 10 12 तक का जो पोर्शन्स हैं, एनसीईआरटी के बुक से मिला है, तो अपने कोर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उसको पूरा क्लियर करिए। ऑब्वियस मानिए एक बात, आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छे मार्क्स से पास कर लोगे। लास्ट टाइम जब डीएवी का एग्ज़ाम मैंने 2 साल पहले दिया था, बिकॉज़ उस टाइम मैं प्रिपेयर हो रही थी और एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा कट ऑफ रैंक पे मार्क्स नहीं आया, 1-2 मार्क्स के लिए कट गया था। सो वो किस्मत का भी बात होता है कि कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, बट प्रिपरेशन हम क्यों छोड़ें? सो कभी घर का प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी लाइफ़ में भी इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत कुछ है, बट अपना प्रिपरेशन जितना दिन है, उतने दिन में क्लियर करना सीखो। और टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, अरे आपके हिंदी सब्जेक्ट जो है ना, 6 टू 12 तक का, ग्रेजुएशन तक का सब कर लो। सारे टॉपिक्स को 1-2 टाइम करके रीड कर लो, उसका जीस्ट पढ़ लो और ग्रामेटिकल पोर्शंस को भी थोड़ा क्लियर करो। जैसे समास हो गया, लिंग हो गए, विपरीत शब्द हो गए, समानार्थक शब्द हो गया, इस पे थोड़ा-सा ध्यान दिया करो। अब पॉइंट आता है कि बाकी एनटीटी पोस्ट के लिए, पीआरटी पोस्ट के लिए क्या करें? आप लोग 1 टू 5 6 क्लासेस तक के जो भी आपके बुक्स हैं, क्योंकि आपका जो पोर्शन है वो सब मिक्स होके आएगा। और एक चीज़ मानो या ना मानो, आपके ना सबके बच्चे सबके क्या है, सिलेबस में एक्चुअल मेंशन नहीं है पेडागॉजी, पर जब कोर पोर्शन आएगा ना, उसमें पेडागॉजी ऑब्वियस रहेगा, 10-20 मार्क का पेडागॉजी ज़रूर रहेगा, क्योंकि हम टीचर बनने वाले हैं और टीचर का मेन पार्ट हमने बीएड में पढ़ा हुआ है, डीआईएलटी में पढ़ा हुआ है, सीटी बीएड ट्रेनिंग जो भी किया हुआ है, टीचिंग ट्रेनिंग, उसमें बीएड का पोर्शन आया हुआ था। तो मे बी हो सकता है कि कोर सब्जेक्ट को लिंक्ड करके आपको बीएड के क्वेश्चंस और पेडागॉजी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कुछ-कुछ ईज़ी-ईज़ी, जैसे एनपी 2020 पॉलिसीज़ के ऊपर और लैंग्वेज के ऊपर, या फिर अपने सब्जेक्ट्स पे कौन-सा थ्योरी है, उस बेसिस पे भी पूछा जा सकता है। रहा बाकी हम रीज़निंग एंड जो नॉन रीज़निंग, मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल पोर्शन में चल रहे हैं, उसमें से मैंने मेन 3 पार्ट पढ़ा दिया है। आज चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग का मेन पार्ट क्या होता है पता है? डू यू नो दैट? कि क्या होता है? एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है?
अब हम आगे चल रहे हैं, क्या है? तो कोडिंग नॉन कोडिंग में देखो, कोडिंग and decoding is a process of transmitting an information from one place to other using some suitable codes. हम कोड्स का यूज़ करेंगे कोई इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, यूजिंग सुइटेबल कोड्स, ऐसा मेंशन है, यूजिंग सुइटेबल कोड्स सो दैट इट माइट रीच टू अदर पर्सन सेफली। देखो, कोई चीज़ों को डायरेक्टली ना सेंड करके कोड करके सेंड किया जाता है। जब इन्फॉर्मेशन कोई एक फॉर्मेट में सेव होता है, जैसे 1 A B C D, इसको मैं नंबर में कोड कर रही हूँ। ए के लिए मैंने 1 यूज़ किया है, बी के लिए 2, सी के लिए 3 एंड डी के लिए 4। तो मैंने किसी पर्सन को 1 2 3 4 कोड सेंड कर दिया और हिंट दे दिया कि अल्फ़ाबेटिक हो सकता है। तो वो पर्सन इसको जब डिकोड करेगा तो उसका इन्फॉर्मेशन क्या आएगा? 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है, 3 के लिए सी है और 4 के लिए डी है। सो फर्स्ट पर्सन ने जो किया, दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग। इन्फॉर्मेशन को सेफली सेंड करने के लिए किसको सेंड कर रहा है? रिसीवर को सेंड कर रहा है। एंड रिसीवर जब उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर रहा है, डिकोड कर दिया तो इन्फॉर्मेशन ओपन अप हो गया। सो दैट्स द पॉइंट। अभी इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या बताना चाहता है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से इन्फॉर्मेशन सेंड करने का। इसके कितने टाइप्स होते हैं वो भी देखिए आप। तो यहाँ पे मेंशन है आपके कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, लेटर के रीअरेंजमेंट से। कोडिंग बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ पे ए के लिए ए है, बी के लिए स्मॉल बी है, बट कोई एक लाइन पे मेंशन है कि क्रॉस कनेक्शन करना है, तो क्रॉस में क्या हो जाएगा? ए के लिए बी हो जाएगा, बी के लिए ए हो जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है। ऑपोजिट लेटर कोडिंग, जैसे मैंने अभी बोला, ए के लिए जैसे सोच लो जेड लिया है, तो एक्स के लिए क्या लोगे? तो ए बी सी डी आपको याद होगा, ए बी सी डी अप टू एक्स वाई एंड जेड। तो इधर से अगर मैं फिर से स्टार्ट करूँ, बी सी ऐसा, तो एक्स के लिए क्या है? सी है, ठीक है? अरेंजमेंट देख के करना पड़ेगा। फिर है कोडिंग ऑफ लेटर बाय देयर लेफ्ट एंड राइट लेटर्स। मैंने अभी बोला था लेफ्ट एंड राइट लेटर्स कर सकते हो कोडिंग। जैसे आपको एक लेटर मेंशन है ए, बोला क्या? ए के लेफ्ट में क्या है? बिकॉज ये राइट टू लेफ्ट है और इधर से अगर आ गया लेफ्ट टू राइट आएगा, तो ये आप चेक कर सकते हो। तो ए के लेफ्ट पोर्शन में कौन बैठा है? बी सी डी ऐसा बैठा है। लेफ्ट के मतलब सी के राइट में कौन बैठा है? ए एंड बी बैठा है। तो ऐसा आपके लेटर अरेंजमेंट हो सकते हैं। नंबर कोडिंग्स भी गिवन हो सकते हैं, नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग सिमिलैरिटीज़ के साथ, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन और वर्ड रिप्लेसमेंट। जैसे कि मैंने बोला था इंग्लिश में ये कुछ आएगा। दिस आर द पार्ट ऑफ रीजनिंग, वो सब भी रीजनिंग का पार्ट है, इसलिए वो आ सकता है। फिर आता है आपका कंडीशनल कोडिंग और कोडिंग बाय कंपैरिजन, फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग, मैट्रिक्स कोडिंग। हमारे में ना मैट्रिक्स कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग आ सकता है, बट फिक्शियस और मैट्रिक्स कोडिंग ये सब नहीं पूछे जाते हैं। तो हम कोडिंग में एनी लेटर का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लेटर, वर्ड और सेंटेंस का यूज़ करेंगे, कोई भी लेटर, वर्ड और सेंटेंस का यूज़ करेंगे इन द रिटन फॉर्मेट, और उसमें एक्चुअली में कुछ हाइड करके रखा जाएगा, कोई हिंट या कुछ भी। जो पर्सन डिकोड करेगा उस इंफॉर्मेशन को ओपन अप करेगा। डिकोडिंग इज द ऑपोजिट ऑफ द कोडिंग, ठीक है? चलो अभी एग्जाम्पल में चलते हैं। पहले ही मैंने देखो ये चीज़ आपको समझा दिया था। याद करने के लिए आपको बोल दूं, जब फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन हो, जब भी आपको फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन हो, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन बोला गया है, बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन है। फॉरवर्ड मतलब आगे जाना है, याद करना 1 2 3 4 ABCD, ये फॉरवर्ड है। तो वो याद रखो, लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट होगा। अगर बोला गया बैकवर्ड, पीछे से आओ, पीछे से, तो राइट टू लेफ्ट होगा। और ये पोर्शन मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया था, पहले भी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है? अब इसके आगे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में इससे आगे चलते हैं। जैसे राइट टू लेफ्ट में भी चलते हैं, क्योंकि जो नहीं चाहिए मैं आपको वो सबको डिटेल नहीं बताऊंगी, पहले बता दिया है। और रिक्वेस्ट है सारे बच्चों को, 5 क्लास अभी तक अपलोड हो चुके हैं रिलेटेड टू रीजनिंग। जितने बच्चे बोलेंगे कि कंटिन्यू रखिए मैम, तो उतने दिन कंटिन्यू रखेंगे। और 2 से 15 तारीख के अंदर हमारा एग्ज़ाम्स हैं डीएवी का। सो 15 तारीख तक जिनका भी एग्ज़ाम रहेगा ये सब कंपलसरी है, तो तब तक कंटिन्यू रहेगा ये सारे कुछ, और हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। अब याद रखो, बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन मतलब बैकवर्ड, पीछे से आ रहा, तो इधर से इधर आने को बोला जाता है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अच्छा सुनो, आपका हाथ राइट है, ये हाथ लेफ्ट है, ये देखो, ये राइट ये लेफ्ट। सो इधर से स्टार्ट हुआ तो राइट टू लेफ्ट बोलना, जो बैकवर्ड हो जाएगा। और इधर से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पे बैकवर्ड जब बोला गया है मतलब क्या हो गया कि पीछे से आएगा, मतलब यहाँ पे Z1 होगा, Y2 होगा, X3 होगा। लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा था, A1 था, B2 था, C3 था, और इधर जब राइट टू लेफ्ट हो रहा है Z1 है। सो ये पोर्शन हम कर चुके हैं। ऑपोजिट में आपको बता दिया है और इसको डिवाइड करके पढ़ना है। ऑपोजिट में क्या करना है, 1 2 देखो 26 लेटर है, 13 में डिवीजन होता है, तो 26 डिवाइडेड बाई 2 करो 13 आएगा। सो A to M 13 का नंबर है, तो हम डिवाइड कर चुके हैं। फिर N to Z आपका 13 लेटर्स है, तो उसमें डिवीजन कर सकते हो। अब देखो आपको आगे चलते कोडिंग डिकोडिंग में। एक्चुअल में जब भी कोडिंग डिकोडिंग किया जाता है तो ये इन्फॉर्मेशन माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको क्वेश्चन दिया गया कि ऑपोजिट लेटर्स के साथ आपको कंपेयर करके चेक करवाना है। तो आपको क्वेश्चन गिवन है आजा, आजा गिवन है, ठीक है। आजा में एक चीज़ नोटिस करना, बोला गया कि इनका एडिशन कितना है। आजा में इनका एडिशन कितना है, तो आजा में हम क्या पकड़ेंगे, बस बोला गया ए एंड जेड का एडिशन कितना है। तो ए आपको अगर कहीं पे गिवन ना हो कि लेफ्ट टू राइट जाना है कि राइट टू लेफ्ट, तो आप नॉर्मली लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे ऑलवेज। अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब ए आपका 1 होगा। अगर आपको मेंशन है कि राइट टू लेफ्ट जाना है तो जेड आपका 1 होता, ठीक है। अब यहाँ पे जेड कितना हो गया 26, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो ए का ऑपोजिट जेड है, और ए अगर 1 है तो जेड ऑपोजिट से 26 है, इनका एडिशन 27 हो गया। वैसे ही आपको गिवन होगा ड्यू, ड्यू में बोला गया डी एंड डब्ल्यू का एडिशन, डी बोला गया ना। सो देखो ए अगर 1 है तो डी इक्वल्स टू 4 होगा, A1 B2 C3 D4 हो गया, D4 आ गया। डब्ल्यू XYZ, ठीक है, UVWX, मतलब डी आपका जैसे 4 हुआ तो ऑपोजिट से आपको जाना है। जेड आपका 26 है, XYZ, वाई आपका 25 है, एंड एक्स आपका 24 है, एंड आपके जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू आपका 23 है। तो आपको 4 मिल चुका है, 23 एडिशन कर लो इक्वल्स टू 27 आएगा। समझ गए, बहुत ही इजी वाला मैंने ऑपोजिट दो चीज़ आपको समझा दिया। चलो अभी इधर का भी कुछ एक बड़ा बड़ा दिखा देते हैं। इतना सारा एग्जाम्पल्स आपको नहीं चाहिए, एक ट्रिक पकड़ लिया मतलब हो गया। इवनिंग लिखा गया है, इवनिंग में बोला गया कैपिटल ई एंड भी का आपको एडिशन करना है। सो ABCDE, ई मतलब ये 5 हो गया। अब देखो अगर भी लिखा गया है, भी गिवन है, तो STUVWX, तो W 23 था, तो भी उससे पहले आएगा 22 है, तो 5 + 22 इक्वल्स टू 27 हो गया। क्लियर है हम, बस आप नंबरिंग के साथ A to Z लिख लेना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा ऑपोजिट का। अरेंजमेंट ऑफ लेटर, लीनियर अरेंजमेंट। जब लीनियर बोला जाए तो याद रखना लीनियर वर्ड कहाँ से है, लाइन में खड़ा है इसलिए लीनियर बोलते हैं। लीनियर का स्पेलिंग है LNEAR, लीनियर। सो LINEAR, लीनियर। देखो यहाँ पे अगर लाइन लाइन लिखा गया है तो एक लाइन में अगर प्रेजेंट है वो हो सकता है लेफ्ट टू राइट, और दूसरे लाइन में भी गिवन है राइट टू लेफ्ट, तो ये आपका क्या है, लीनियर सीक्वेंस है, ठीक है। दोनों ही आपको बता दिया। तो ABCDE लिखा है तो ये लेफ्ट टू राइट है। अगर ऑपोजिट में हम लिख रहे हैं मतलब ये लेफ्ट टू राइट ही है, बट उसके साथ नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 5, ये लेफ्ट टू राइट है जो फॉरवर्ड मूविंग है और आगे की तरफ चल रहा है। जब हम पीछे से काउंटिंग करना शुरू करें तो पीछे से काउंटिंग में याद रखो राइट टू लेफ्ट बोला गया तो पीछे से आएंगे, जैसे 26 25 24 23 22 21 20 ऐसा। तो उसके साथ इसका अरेंजमेंट अल्फ़ाबेट्स का रहेगा। हो गया। सर्कुलर देखो, क्योंकि ये क्यों सिखा रही हूँ, याद रखो आपका जैसे होता है ना सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रहता है ब्लड रिलेशन का और डायरेक्शन का, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को याद रखो। सारे बच्चों का इसी में रॉन्ग होता है। बहुत बच्चे वीक रहते हैं कि मैम हमें रीजनिंग नहीं आ रहा है, बट मेरा रीजनिंग फेवरेट पोर्शन में से एक है। एंड देखो एक अरेंजमेंट, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। घड़ी जानते हो घड़ी, तो देखो घड़ी में जैसे 12 बजे हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा रहता है। तो बीच में हम एक डॉट डालते हैं, ठीक है। हमारा घड़ी क्या पीछे से चलता है, नो, इधर एक है, जैसे ये बज गए हमारे टाइम, ठीक है।
ये घड़ी का छोटा काँटा है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, इधर-इधर, इधर-इधर मूव करता है और ये इससे जल्दी मूव करता है। बट डायरेक्शन देखो ना, ऐसे ही डायरेक्शन है ना, ऐसे ही मूव करता है, यही डायरेक्शन है, तो इसे क्लॉकवाइज़ बोलते हैं। अगर कोई घड़ी का डायरेक्शन इधर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो अगर कोई घड़ी उल्टा चलता, मतलब ये एक और ये एक काँटा इधर से मूव करते, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम कहते हैं। ओके, सो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको अभी बताया था एक चीज़ नोटिस करो, अगर लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट मतलब इधर से इधर चलेगा, राइट टू लेफ्ट इधर से इधर चलेगा, याद रखना। सो अगर कोई डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा है तो ये लेफ्ट टू राइट हो गया। अगर कोई डायरेक्शन ऑपोजिट में आया, ऑपोजिट में आया तो ऑपोजिट आया तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट का। ABCD लिख दिया, एरो मार्क देख लो, खत्म, आपका यहाँ पे समझना खत्म हो गया। 1 2 3 4 पूरा लिखा गया 26 और ए से स्टार्ट हुआ है और एरो मार्क देखो धीरे 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 ऐसा चल रहा है, तो इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं। जहाँ पे एरो मार्क देखना ऑपोजिट आ रहा है, मतलब यहाँ से ऐसा 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 ऑपोजिट आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल गया। चलो, तो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस है वो आप बताते हैं आपको। तो चीज़ ये है, जब आगे की तरफ जाएंगे, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, याद रखो जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, हम घड़ी देख रहे हैं, याद रखना आगे की तरफ चल रहे हो तो हमेशा एक चीज़ नोटिस करो कि हमेशा एक एक ऐड होते गया है। जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी मतलब ऑपोजिट, अगर जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे एक लिखा गया है तो माइनस एक करना, ठीक है, माइनस होते होते जाएगा। हम पीछे से चल रहे हैं ना तो माइनस है, माइनस है। बोलोगे मैम कैसा, अरे 26 इज योर हाईएस्ट टोटल। जब पॉजिटिव से काउंट करोगे तो ए से काउंट करना, और जब एंटी क्लॉकवाइज काउंट करोगे तो 26 मतलब जेड से आप काउंट करना। जब क्लॉकवाइज हो तो ए से काउंटिंग शुरू होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज है तो जेड से शुरू होगा। तो देखो 26 माइनस 25 माइनस 1 24 23 ऐसा चलता गया। जब एडिशन पे चला तो 1 + 1 2 2 3 4 5 6, तो याद रहा अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस एडिशन होते जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस होते जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आपको कुछ कुछ मैं करके दिखाती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स दे दिया जाए सोल्यूशन के साथ तो आपको पता चल जाएगा। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्या लिखा गया कोड लैंग्वेज में, रमेश लिखा गया, इज रिटन एज, रमेश को देखो कैसा लिखा गया है, हस्मार लिखा गया है। देन नाउ क्रिएट, देखो एक चीज नोटिस करना, रमेश जो लिखा गया है, रमेश जो लिखा गया उसको पहले अरेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने रमेश लिखा, तो रमेश का अगर मैं ऑपोजिट नीचे लिखूं तो क्या होगा, क्या होगा, ऑपोजिट लिखूं तो इधर से देखना शुरू करो। अगर राइट टू लेफ्ट देखोगे ना, HSEMAR, तो ऑपोजिट है। तो हाउ विल क्रिएट बी रिटन एज, तो क्रिएट लिखा गया है तो इसका मतलब हमने पहले वाले कंडीशन से जाना ये ऑपोजिट है। तो अगर ऐसा है इसी को बस ऑपोजिट कर दो, ETAERC, सो ETAERC, तो ET देखो ETA हो गया, ERC, तो C इज योर करेक्ट आंसर, बस खत्म, ठीक है। वैसे देखो और एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, नीचे का नहीं देखोगे भी तो समझा दूंगी। क्या है क्वेश्चन में गिवन है, इफ ए कोडेड लैंग्वेज इज ब्रिंजल, ब्रिंजल लिखा गया रिटन एज, ब्रिंजल को कैसे लिखा गया देखो, ब्रिंजल का बी के जगह पे हमने लिखा है एल, आर के जगह पे हमने लिखा है ए, ठीक है। तो हम एक चीज़ करते हैं, बी के जगह पे हमने लिखा है एल, आर के जगह पे हमने क्या लिखा है ए, आई के जगह पे हमने नीचे क्या लिखा है जे, एन के जगह पे हमने क्या लिखा है एन, ठीक है। जे के जगह पे हमने क्या लिखा है इधर आई, ए के जगह पे हमने क्या लिखा है आर, और एल के जगह पे ऊपर हमने क्या लिखा है बी। सो इसका मतलब है ये आगे जा रहा है तो ये पीछे जा रहा है, तो हमारा चीज़ जितना ही है। सो लेडी फिंगर लिखा गया है, सो लेडी फिंगर का एल इधर है तो उसके नीचे रहेगा आर, ए है तो उसका ऑपोजिट होना चाहिए ई, डी है डी का ऑपोजिट होना चाहिए जी। थोड़ा हम क्लियर करके करते हैं ताकि आपको समझ आए, पेन ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा, ओके। तो देखो अब हम करके दिखाएंगे, तो मेरे पास है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर,
ठीक है, तो याद रखो ऑपोजिट में जाना है बट देख के। बी के जगह पे था एल, तो ऊपर लिखा था ब्रिंजल, लिख दिया मैंने, लेडी फिंगर भी लिख दिया। तो एल का ऑपोजिट उधर से स्टार्ट करना, तो कैसे करोगे, बस ऑपोजिट लिख दो ना, आर ई जी एन आई एफ वाई डी ए एल। बस अभी आंसर में ढूंढ लो कि कहाँ पे आर ई जी एन आई एफ वाई डी ए एल लिखा गया है। बस जहाँ पे लिखा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आर ई जी एन आई एफ वाई डी ए एल, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जरूर रहेगा। चलो आगे। When the number of letters of the word is even, जब even है तो क्या करना है, सो नोटिस करना। अभी आगे चलते हैं। सो कोडिंग हम जैसे गिवन कर रहे हैं, देखो कोडिंग गिवन है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6 कैन बी डन इन सर्टेन वेज। हमें बोला गया कि व्हेन द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इज इवन, इवन बोला गया तो इवन में ही हमें रखना है, मतलब ऑड बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अरेंजमेंट करके देखते हैं। अरेंजमेंट में आपको कंफ्यूजिंग यहाँ पे लग रहा है ना, उसको हम कर सकते हैं। जैसे हमें ना एक क्वेश्चन बचपन में गिवन होता था, आपको 4 नंबर्स दिए गए 1 2 3 4 और इसको आप अरेंज करके दिखाओ, बोलते हैं ना। तो हम क्या क्या करते थे, 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 1 3 4, 2 1 4 3, 2 4 3 1, 2 3 4 1, 1 4, ऐसा बहुत अरेंजमेंट करते थे। सेम वे से बस हमें अल्फ़ाबेट्स के क्या लेने हैं, ऑड वाले नंबर्स नहीं लेने हैं बट उसको अरेंज नहीं करना है, इवन का ही करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ आपको देखने को मिलेगा, बी आपका 2 है, डी भी आपका 4 है, एफ आपका 6 है, मतलब ये सारे इवन है। तो इसको अरेंज करना है सर्टन वेज में। देखो ए बी सी एफ, मतलब मैंने ऐसे कर दिया कि हम अपने से बना सकते ए बी सी, फिर चेंज कर सकते हो ई एफ। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पोजीशन में ऑड ऑड का प्लेस चेंज कर सकता है, इवन इवन का प्लेस चेंज करेगा। इसलिए यहाँ पे बन गया, देखो 1 2 3 6 5 4, 1 3 2 1 4 5 6। देखो ऑड इवन इवन का पोजीशन चेंज हो रहा है एंड ऑड ऑड का पोजीशन चेंज हो रहा है। ऐसा करके हम कॉम्बिनेशन में बहुत सारे बना सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में गिवन है, क्या गिवन है, थ्रेट। थ्रेट इज रिटन एज, थ्रेट दिया गया है, थ्रेट इज रिटन एज, क्या मेंशन है देखते हैं। तो थ्रेड को क्या लिखा गया है, अभी हम इसको अरेंज करके देखते हैं, उसी अरेंजमेंट में हम नेक्स्ट वाला करेंगे। एज थ्रेड को लिखा गया है, हम लिख के करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आंसर्स देख के क्या कुछ नहीं होगा। सो जैसे टी है, एच आर ई ए टी, चलो इसको अरेंज कर लेते हैं। जो आपको फर्स्ट गिवन होगा उसको 1 2 3 4 ही काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अभी उसको गिवन है आर एच टी टी ए ई, आर एच टी टी ए ई। तो अरेंजमेंट में क्या हो गया, इसका हम ऑपोजिट करते हैं। आर का पोजीशन है 3, एच का पोजीशन नीचे वाले में क्या गिवन है 2, फिर यहाँ पे टी का पोजीशन गिवन है, एक में गिवन है टी, एक में गिवन है 6। तो यहाँ पे अगर हम जो पहले आएगा उसको पहला लोगे 1, फिर नेक्स्ट वाला को 6 ले लिया। ए का पोजीशन गिवन है 5, ई का पोजीशन गिवन है 4। तो इसी की अरेंजमेंट में हमें नेक्स्ट वाला करना है। तो हमें फिर से गिवन है क्वेश्चन में पी ई ए आर एल वाई। सो पी का पोजीशन 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो हमें 3 2 1 6 5 4 करना है, 3 2 1 6 5 4। तो 3 का पोजीशन में क्या है ए, 2 के पोजीशन में क्या है ई, 1 के पोजीशन में क्या है पी, 6 के पोजीशन में क्या है वाई, और 5 के पोजीशन में क्या है एल, 4 के पोजीशन में क्या है आर। दिस इज योर आंसर, ए ई पी वाई एल आर, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो ऑड के लिए भी सेम ही है, तो ऑड का एक कर लेते हैं एग्जाम्पल, आपका क्लियर हो जाएगा, उससे हार्ड लेवल नहीं आएगा आपका क्वेश्चन में। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेट इज रिटन एज ग्रिटा, कुछ नहीं, 2 अल्फाबेट में बस चेंजेस आए हैं। देखो
ग्रेट को कैसे लिखे, GREAT, जी का 1 लिखो, आर का 2, 3, 4, 5 लिख दिया। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि ABCD करके चले जाओ तो ए का पोजीशन A1 होना चाहिए, ई का पोजीशन 5 नहीं। जब क्वेश्चन में पहली बार आपको गिवन हो, डायरेक्ट गिवन है, तो आप 1 2 3 4 ही काउंट करें कोई भी वर्ड को, ठीक है। अभी पोजीशन वाइज देखो, ग्रीटा बोला गया, मतलब ई का पोजीशन तक सेम है, बस A T का पोजीशन आगे पीछे हुआ है। सो ऐसा कुछ हुआ है, 1 2 3, ठीक है, ग्रीटा है ना, 5 इधर आया, 4 इधर आया, तो इसलिए बना GRETA। तो हमें फिर से गिवन है फाइट, फाइट को लिखते हैं FIGHT। तो ये है आपका 1 2 3 4 5। हमें क्या करना है, 1 2 3 5 4, तो इसको हम चेंज करते हैं अभी, तो FIGTH, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। देख सकते हो आंसर आ गया। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ कुछ, बहुत बच्चे नहीं आते। इसका एग्जाम्पल करते हैं, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सेक्टर इज रिटन एज एस्क्टर। हम फिर से वही करेंगे, हमें ऑड इवन कुछ नहीं जानना। देखो सेक्टर लिख दो पहले, 2 3 4 5 6 हो गया। क्या लिखना है, ESCTOR, सेम है तो यहाँ पे 4 5 6 लिख दो। एंड ESC, सी का भी पोजीशन सेम रहा, सी का पोजीशन सेम है तो 3, बस ES हुआ है SE की जगह पे, 2 and 1 हुआ है। तो हमें फिर से क्वेश्चन आया है, मदर, 1 2 3 4 5 6, तो हमें क्या करना है, 2 1 3 4 5 6 करना है। सो THER सेम रहेगा, OM ऐसा हो जाएगा, बस दिस इज योर आंसर, ओमथर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड रिमेन एट द सेम प्लेस, दोनों का ही फर्स्ट एंड लास्ट लेटर सेम रहेगा पोजीशन वाइज, रिमेन एट द सेम प्लेस, बट मिडिल लेटर गेट रिवर्स, मिडिल लेटर बस रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब जानते हो ना, मैंने अभी बताया था कुछ टाइम पहले, रिवर्स का मतलब हो गया, अगर 1 2 3 4 5 6 इतने लेटर है, तो 1 का पोजीशन सेम, 6 का पोजीशन सेम, 2 3 4 5 उल्टा हो जाएगा, 5 4 3 2, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन गिवन है सेक्टर, सेक्टर गिवन है, ठीक है। फिर से लिखो 1 2 3 4 5 6, तो हम 1 का पोजीशन 6 का पोजीशन सेम रख रहे, बीच में बस चेंज करें, 5 4 3 2, तो 5 4 3 2 मतलब S वही है और 6 भी वही है, मतलब 6 का पोजीशन में जो R था वही है, बस O इधर, फिर T आएगा, फिर आएगा 3 यहाँ पे, C आएगा, देन E आएगा, सो दैट इज SOTCER, हो गया। वैसे मदर का क्या हो जाएगा, सो मदर का भी आप वही बनाओगे, MOTHER। सो 1 2 3 4 5 6, 1 6 का पोजीशन सेम, सो M एंड R का पोजीशन सेम, बस 5 4 3 2 होने वाला है, 5 4 3 2 कर लो। सो 5 4 3 2 में E पहले इधर आएगा, फिर 5 4 5 4, ये वाला 4 है, मतलब H आ गया, फिर 3 पोजीशन में T है, फिर O है। सो दिस इज योर आंसर, क्लियर। हम एग्जाम्पल सारे कर चुके हैं, सारे एग्जाम्पल्स हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो देखो मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। बोलोगे क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो मैम, कुछ नहीं, इतना ही है, कोडिंग डिकोडिंग में बस इतना ही आप कर लो, बहुत है, ठीक है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास इज रिटन एज दमसार, फिर से वही लिखे, मद्रास लिखा गया है, MADRAS, मद्रास है, 1 2 3 4 5 6, उसको क्या किया गया, मद्रास को दमसार कर दिया गया। पहले चीज देखो, एक चीज, दमसार मतलब यहाँ पे D, यहाँ पे A, यहाँ पे M, सो 2 का पोजीशन सेम है, फिर है सार कर दिया गया, SAR, मतलब A का पोजीशन फिर से सेम है, 2 एंड 5 का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, बाकी रिवर्स हो गए, 3 का पोजीशन इधर आ गया 1 में, यहाँ पे 1 का पोजीशन 3 में आ गया, सो ऐसे ही करना है, इधर 3 का पोजीशन, इधर 1 का पोजीशन, इधर 6 का पोजीशन, इधर 4 का पोजीशन, इधर 6 का पोजीशन, इधर 4 का पोजीशन। तो नेक्स्ट वाला गिवन है मुंबई, मुंबई, तो मुंबई में आप क्या लिख रहे हो, मुंबई, मुंबई है, ठीक है।
मुंबई स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया मैंने। सो हमारे पास फिर से ओके, फिर से करते हैं। मद्रास दिया गया था, मद्रास को हमने लिखा दमसार, दमसार, दमसार है। सो 3 2 1, फिर इधर आया था 6 5 4, ऐसा करना है। तो हमें सीक्वेंस जो भी गिवन हो 1 2 3 4 5 6 चेंज हो जाता है। तो वैसे गिवन है मुंबई, मुंबई, तो मुंबई का पोजीशन में क्या क्या चेंज नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही करना है 3 2 1 6 4 6 5 4, ठीक है 6 5 4। तो याद रखो यू का पोजीशन सेम, 5 का पोजीशन भी सेम, आगे पीछे होना है। इधर आएगा मुम बिकॉज और कोई चेंजेस नहीं, इधर आई इधर बी, तो दैट्स इट, MUMIAB, MUMIAB, दिस योर आंसर, बी इज योर आंसर। बस इसका मतलब ये है आप पूरा कर सकते हो। फिर दूसरा हम देखेंगे और एक, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा बट मैं ट्रिक बता दूंगी, बस 5th वाला कर लो कंप्लीट हो जाएगा। सो चलो, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कभी कभी ना आपको टेंशन देने के लिए बहुत बड़ा कर देता है। सो ईपीन एस सर्टेन कोड लैंग्वेज सिस्टम इज रिटन एज सिसमेट, सिसमेट पता चल रहा है कि SYS का पोजीशन सेम है, T एंड M के अंदर रिवर्स हुआ है बस, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, 5 6 4 एंड 6 के अंदर पोजीशन चेंज हुए हैं, मतलब इवन वाले नंबर्स के रिप्लेसमेंट हुए हैं। तो नियर का अगर देखो, नियर का अगर क्या हो गया, नियरर है, नियरर का चेंज होके आया है एन अर। तो यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं कि पहले वाले पार्ट में अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट वाले पार्ट में सिस्टम की जगह पे इधर के पोजीशन में पार्ट में चेंज हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 6 एंड 4 के अंदर पोजीशन का रिप्लेसमेंट हुआ है। तो नेक्स्ट वाले में क्या हो गया है कि स्टार्टिंग में जो है ए एंड एन इसके अंदर हुआ है, मतलब आपके 1 एंड थर्ड पोजीशन में चेंजेस आए हैं, 1 एंड थर्ड पोजीशन में चेंजेस आए हैं। सो देन हाउ विल बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। सो याद रखो यहाँ पे जब हम करेंगे तो अगर फर्स्ट वाला हमारा इवन है, सेकंड वाला हमारा ऑड है, देन हाउ विल बी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं, किस बेसिस पे दिया है वो पता चल जाएगा। फ्रैक्शन में देखो 8 लेटर्स हैं, 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। सो फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, सो यहाँ पे कोई भी जगह पे देखो ये फ्रैक्शन नहीं लिखा गया है, फ्रैक्शन है, बस पोजीशन वाइज क्या किया 1 2 3 4 5 6, अच्छा नहीं हो रहा है, बड़ा कर लेते हैं, FRACTION। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन तक है। सो मेरा काम अगर रहेगा कि मैं दोनों इसको चेंज कर दूं तो क्या मैच करा नहीं करा हम देखेंगे। सो पहला तो है हमारा 2 एंड 4 एंड 6 के अंदर चेंजेस करना, 4 एंड 6 पोजीशन में हम चेंजेस कर लेंगे। तो हमें मिल जाएगा FRAC फ्रैक्शन की जगह पे, सो हमें ना फ्रैक्शनाइट मिल जाता, मतलब इधर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सो पोजीशन वाइज 5 एंड 7 में चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे फ्रैक, फ्रैक तक मिल गया, मतलब रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमारे पास होना चाहिए था C&I, तो यहाँ पे I होना चाहिए था, फिर TI की जगह पे CON होना चाहिए था, बट ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम आगे देखते हैं, अगर मेरे पास दो पार्ट है, एक बोल रहा है कि 1 3 के अंदर चेंजेस करना है, एक बोल रहा है कि 4 एंड 6 के अंदर चेंजेस करना है, तो दोनों करके देखना पड़ेगा, दिस द हार्डेस्ट पार्ट है। सो फ्रैक्शन में FRA, सो हम लिखते हैं ARF, ठीक है, पोजीशन चेंज हो गया ना। देखो 3 के पार्ट में था A तो आ गया फर्स्ट पार्ट में, और 1 के पार्ट में था F चला गया थर्ड पार्ट में, तो हमने आधा सॉल्व कर दिया। तो उसके बाद क्या होना था, फ्रैक होना था, क्योंकि हमें 4 एंड 6 के पार्ट में चेंजेस करने हैं, 4 एंड 6 के पार्ट में चेंजेस करने हैं। बट हम अगर बोले कि हम 4 एंड 6 के पार्ट में अगर चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे C आएगा, C नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा I आएगा, फिर आएगा C, फिर आएगा सॉरी I आएगा, I के बाद आएगा T, देन आएगा CON, जो कि यहाँ पे कोई भी जगह पे मैच नहीं कर रहा है, मतलब पहला पार्ट हमारा सेम है बट पोजीशन अभी चेंज होगा। तो याद रखो जब दो पार्ट को मिला के करना पड़ता है तो हम यहाँ पे 4 4 के पोर्शन में
एक अल्फ़ाबेट को मतलब एक वर्ड को डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो उसने क्या समझाया था? आपको ट्रिक दिया पहला वाला कि इवन इवन प्लेस में चेंज होगा, ऑड ऑड प्लेस में चेंज होगा। तो दोनों का हम आधा-आधा करके अभी क्लियर देखते हैं। पहले फिर से देखो। हमें पहला पार्ट में गिवन था कि ई एंड एम प्लेस में चेंज हुआ 4 एंड 6 और ए 1 एंड 3 में चेंजेस आए हैं। तो हम इसको करेंगे कैसा कि मेरा फ्रैक्शन जो वर्ड है देखो ये 4 के पार्ट में डिवाइड कर दो। तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे तो हमें मिल गया कि 1 एंड 3 के पोजीशन में चेंज होगा, बट सेकंड पार्ट के लिए आप फिर से पकड़ेंगे इसको 1 2 3 4 और 2 एंड 4 के प्लेस में चेंज करेंगे। मतलब कभी कभी ऑड एंड इवन एक साथ एक ही जगह पे गिवन हो सकता है। अगर मैं अभी लिखना शुरू करूँ तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 का मतलब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, इधर हम 3 लिखेंगे, राइट। ए को मैंने पहले दे दिया, फिर आया आर, फिर आया एफ, फिर हमने सी लिख दिया और यहाँ पे किस किस पोजीशन में चेंज होगा, टी लिखने के बाद एन हम लिखेंगे। बट अभी थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूज़न है, उसको भी हम करेक्ट कर लेंगे। तो वैसा अगर है तो हमारा क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह रहा है कि हमारा 1 एंड 4 के पोजीशन में चेंज होगा या 2 एंड 3 के पोजीशन में। एक्चुअल में चेंज होगा, आई लिख दिया, आई के पास में एक्चुअली रहना चाहिए टी के बाद एन, एन के बाद ओ, देन आएगा आपका आई, ठीक है, इतने आने चाहिए। अगर कहीं पे ये मेंशन है तो वो करेक्ट आएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन में अगर गिवन नहीं है तो उसको हटा देना, अदरवाइज ये करेक्ट आएगा आंसर। आपको मैंने कुछ बता दिया। और एक उपाय होता है, जैसे कि अगर कोई भी अल्फ़ाबेट क्या एक वर्ड का ग्रुप बनाया है अल्फ़ाबेट्स को मिला के, तो उसमें जितने भी आपके ऑड एंड इवन पोजीशन है उसको आप चेंज कर दीजिएगा, इंटरचेंज, आपका आंसर आ जाएगा। तो वो आपका ऑपोजिट लेटर के अकॉर्डिंग आ गया या फिर अल्फ़ाबेट का पोजीशन चेंजिंग हो गया नंबरिंग के वाइज़, और क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज़ के बेसिस पे मैंने कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको दिखा दिया। अब जब कल का क्लास आएगा तो कल के क्लास के अंदर क्या-क्या प्रेज़ेंट होगा मैं वो भी आपको बता देती हूँ। कल के क्लास में हम फ्रिक्शियस नॉलेज का कुछ 10 क्वेश्चन आपको दिखाऊँगी। कोडिंग लैंग्वेज में और भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन्स है उसको दिखा दूँगी। मतलब ये पोर्शन कल हम कंप्लीट कर लेंगे। आपको कुछ-कुछ आ जाएगा जिसका एग्ज़ाम्पल मैं ईज़ी-ईज़ी वाला दे दूँगी, जैसे कि आपके हो गए मिरर इमेज या फिर लैंग्वेज वाले, और आपके हो गए जैसे डायग्रामेटिक चेंजेस हो गए, फिगर्स सिलेक्ट करना कौन सा फिगर नेक्स्ट आएगा, तो उसे छोड़ के जो भी आगे है उसको करना पड़ेगा। होपफुली आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, और इतना डिफ़िकल्ट लेवल तो नहीं, बट मैं सारी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा टच करके जाऊँगी ताकि आपको क्लियर रहे और कुछ एक बेस मिले उस टाइम पे क्लियर करने को। एंड एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताइएगा कैसा हुआ। आई होप आप सब ऐसे ही मेरे फैमिली के साथ रहो और आगे बढ़ते चले हम। ये क्लास अप टू जनवरी 14 तक रहेगा। जिनका भी एंड तक एग्ज़ाम रहेगा उनके लिए ये चीज़ रहेगा मेंशन, और हम ऐसे ही करते रहेंगे, हर दिन एक-एक पार्ट करते रहेंगे जितना पॉसिबल है। मैक्सिमम अगर भी अटेंड कर ले तो हमारा 30 में से एटलीस्ट 25-26 तो आ सकता है। हम कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। अच्छे से रहो और ऐसे ही पढ़ते रहो, थोड़ा-थोड़ा आइडिया लेते रहो, उसी आइडिया के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट ज़रूर करना आज का क्लास कैसा लगा, और शेयर विथ योर फ्रेंड एंड लाइक इट।